रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिनाद और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली ला चुके होंगे। लाइफस्टाइल में तब्दीली क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्मॉग से लड़ना है। स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर से पहले नंबर पर आ गया है। बागों के शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रात गए 1100 से जायद था, जो अब भी 900 के करीब है, उससे जायद है। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से तजावज़ कर गया। इस्लामाबाद का AQI 241 हो गया है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड हुआ है। आप देख रहे हैं कि अब दायरा सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा इसकी लपेट में आ रहा है। सिंध के बहुत से अजला से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी स्मॉग छाई हुई है। फ़ज़ा ना सिर्फ पूरी दुनिया में ज़बान ज़दे आम हो चुकी है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर लाहौर की, कि अब इसके चर्चे दीगर अमरीकी खलाई एजेंसी नासा तक भी पहुँच गए हैं। ना आप बताएंगे? जी हाँ, इस हवाले से सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। नासा ने जो लाहौर और दिल्ली की 31 अगस्त और 10 नवंबर की कुछ सैटेलाइट तस्वीर जारी की हैं, ये ज़रा भी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। 31 अगस्त की तस्वीर में दोनों शहर की जो फ़ज़ा है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है, और जो 10 नवंबर की तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है। शहर के ऊपर सफ़ेद रंग की बर्फनुमा एक चादर नज़र आ रही है जो स्मॉग को ज़ाहिर कर रही है। जनाब, ये इतनी डेंजरस हो गई है। नासा की जो 10 नवंबर की सैटेलाइट तस्वीर है उसमें ये जो शहर की एक झलक है ना, वो देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि पूरा कवर्ड है वाइट स्मॉग की वजह से। और अभी भी हम माशाल्लाह से इसको सीरियस नहीं ले रहे, ना तो इंडिविजुअल लेवल पर इसको सीरियस लिया जा रहा है, ना ही गवर्नमेंट के लेवल पर इसको सीरियस लिया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि इकदाम किए जा रहे हैं। कल भी लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई जब स्मॉग के हवाले से केस की, तो जस्टिस शाहिद करीम जो थे खास बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है कि क्या जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन उस पर फिर जो है वो हुकूमती रहनुमा है वो कहीं ना कहीं बरहम हो गए कि हम तो 8 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन काम अगर किया जा रहा है तो कुछ नजर भी आना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग आपके दौरों पर तनकीद करते हैं क्योंकि हमें इस फजा में सांस लेने के लिए आपने छोड़ दिया है और खुद आप अपने ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं, तो तनकीद होगी जब तक कि कोई इस तरह के ठोस इकदाम नहीं उठाए जाए। बिल्कुल है ना। और दौरों पर तनकीद करने वाले दुरुस्त किस तरह से हैं? इस तरह से कि आप खत लिखने की बातें कर रहे हैं दिल्ली को, आप कह रहे हैं कि ये जितना भी सिलसिला है वहाँ पर फसलें जलाई जाती हैं, वहाँ से स्मॉग जो है वो लाहौर में दाखिल हो रही है। लेकिन अब इसका चर्चा भी होने लगा है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर और इसके अलावा पाकिस्तान में। लेकिन नासा इसके हवाले से कुछ हकाइक सामने रख रहा है कि वहाँ से जो हवा का तसलसल है उसके लाहौर आने तक जो एयर प्रेशर चाहिए वो नहीं मौजूद है। एयर प्रेशर है ही नहीं, यानी उसको मिसाइल की स्पीड चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। और बरतानवी नशियाती इदारा ये बता रहा है कि ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती है। ये इन जगहों पर अपने पैदा करदा एमिशंस हैं, ये ट्रैफिक की वजह से जो पैदा हो रहे हैं, जो भट्टों की वजह से हो रहे हैं, इंडस्ट्री की वजह से हो रहे हैं, ये उस वजह से हैं, ना कि ये एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रही है हवा जिसकी वजह से ये हो रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम भारतीय पंजाब पर लगाना या भारतीय पंजाब का पाकिस्तान पर लगाना इस तरह की सूरत हाल नहीं है जनाब। इसकी तस्दीक भी होना शुरू हो गई है। और अब देखें, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की नज़र है, ना सिर्फ भारतीयों की नज़र है, पूरी दुनिया की नज़रें आप पर जम गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसकी मिसाल आपको देखने में नहीं मिली, खास तौर पे इस खित्ते में। मिसालें पहले मौजूद हैं बरतानिया में और चाइना में। प्लानिंग चाहिए ना, बरतानिया और चाइना का अगर आप जिक्र भी कर रहे हैं, हम डेली इसको बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पॉलिसीज का तसलसल नहीं है, किसी किस्म का कोई प्लान नहीं बनाया जाता। जैसे ही अक्टूबर आता है तो जी बता दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भट्टे बंद कर दिए जाएं, फैक्ट्रीज बंद कर दी जाएं। लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं सोच रहे। एक महीने के अंदर अंदर की जो आपकी प्लानिंग है, अभी हम लोग भी यूज्ड टू हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, के कोई बात नहीं, सबके बच्चे पल रहे हैं, हमारे भी ऐसे ही पल जाएंगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अभी एक जो तहकीक सामने आई है उसके अकॉर्डिंग जो शख्स लाहौर की फजा में सांस ले रहा है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसकी उम्र औसतन 5 से 7 साल कम हो रही है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम चलते हैं ना कि जैसे जैसे तब्दीलियां आएंगी, तगय्युर के साथ इंसानी जिस्म में भी तब्दीलियां आ रही हैं। सर ये देखें कि इसके लिए नस्लें कुर्बान हो जाएंगी। हमें अपने नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस स्मॉग की वजह से। उन्हीं का ही आप ख्याल नहीं कर रहे। स्कूलों से छुट्टियां दी गई हैं, आप उन्हें पार्क्स में घुमा रहे हैं, उन्हें आपने खेलने के लिए बाहर टेरेस पे छोड़ा। दिस इज वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग। आप इस चीज को सीरियस लें। और अब शादियों की बात कर लें। शादियां देखें, यहाँ पर छुट्टियां मिलती हैं आपको घरों में
रहने के लिए। आप पूरे का पूरा खानदान उठा के शादियां जो है अटेंड करना शुरू कर देते हैं और इन शादियों की वजह से ना सिर्फ स्मॉग वाला मसला खड़ा हो जाता है, आप या लाहौर में तो दाखिला मना है, तो आपने देखा कि N5 पर बहुत दबाव था, 10,000 के करीब गाड़ियां खड़ी थी क्योंकि आपको मोटरवे पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, स्मॉग की वजह से आप वहां नहीं जा सकते थे। तो देखिए आपने शादियां अटेंड करना शुरू की, 10,000 गाड़ियों की कतार लग गई, लोगों को घरों में पहुंचना भी महाल हो गया है। तो प्लीज 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 अपने घरों में रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए और इसके साथ साथ आपको जो एहतियाती तदाबीर हुकूमतों की जानिब से बताई जा रही हैं उस पर जरूर अमल दरामद जो हम भी बता रहे हैं उस पर भी कंसिडर कर लेंगे, थोड़ा सा ख्याल करें, मास्क लाजमी पहने, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले और जो सनग्लासेस है उनका इस्तेमाल भी जरूर करें ताकि आपकी आंखें जो हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हो सके। हमने जनाब बेड़ा उठाया हुआ है, रोज हम इस पर बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों को नहीं अकल आ जाती या फिर बड़े लेवल पर जाकर कुछ काम नहीं हो जाता इसके ऊपर, तब तक हम जरूर बात करते रहेंगे। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर शामिल करते हैं। जनाब रवा हफ्ता बड़ी अहमियत का हामिल है। बानी पीटीआई का तोशाखाना 2 बरियत का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है और 190 मिलियन पाउंड केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है और इस पर समाअत कल फिर होगी, जबकि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रवा हफ्ते एहतजाजी कॉल दे सकती है, जिस पर अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि बानी की रिहाई तक घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे और कफन बांध कर निकलेंगे। सुन लो, ये तुम्हारी कौम, ये तुम्हारी आवाम तुम्हारी फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। 2 तारीख हाथ उठा के हल्फ दो कि हम चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। लड़ेंगे और डट कर खड़े हैं, मुकाबला करेंगे। और बानी को उन्होंने ये कहा, बानी पीटीआई को, कि आपकी कॉल की मुंतजर है आवाम, तो देखते हैं कब कॉल देते हैं वो। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ अपने एहतजाजी मकासद जो है वो हासिल कर लेगी? सियासी डायलॉग ही बानी की रिहाई की राह मुमकिन बनाएगा? उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि इमरान खान की रिहाई फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रही, ताहम जो मुल्क की सियासत है उसमें किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है। इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। 20वीं अमेंडमेंट थी, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने निकाली हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फिलहाल मुझे लगता है कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। बानी पीटीआई अपने दुश्मन खुद हैं, पीटीआई को जब भी बात करनी होगी वो हमारे साथ ही करनी होगी। ये उनका बयान सामने आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट सीनियर तजियाकार खालिद क़य्यूम साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, मरने मारने की बातें हो रही हैं, अब पीटीआई ने एक नया अलायामल इख्तियार कर लिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। आपको लगता है ये कारगर साबित होगी? और अब दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक बात वो किया करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके इमरान खान के दोस्त हैं, तो अब वो आ गए हैं, तो इस सूरत हाल में कोई सपोर्ट मिलेगी उनको? देखिए कि जिस तरह वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने सर पर कफन बांधने की बातें की हैं और बड़ी जो है वो ज़ोरदार बातें की हैं और बड़कें जिनको हुकूमती वज़रा की तरफ से कहा जाता है कि बड़कें लगाई जा रही हैं, तो अल्लाह करे जिस ज़ोरदार अंदाज में अली अमीन गंडापुर ने ऐलानात किए हैं, ये आवाज़ें जो हैं ये कहीं इस्लामाबाद आकर पहले की तरह खामोशी ना अख्तियार कर लें। इसी तरह अगर कायम रहेंगी तो फिर शायद उनको उनके मतलूबा जो मकासद हैं अब वो पूरे हो सकें और वो डी चौक में भी पहुँच सकें और वहाँ से फिर नताइज भी जो हैं अगर वो पहुँच गए तो किसी हद तक जो है वो मिल सकते हैं। और दूसरा देखिए जो ट्रंप की बात आपने की कि ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पीटीआई ने, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी उम्मीदें जो हैं वो बस्ता कर ली। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रंप से जो उम्मीदें लगाई गई हैं ये दरअसल मैं समझता हूँ कि बानी पीटीआई का जो सोच है या उनका जो मौक़िफ़ है या उनका जो अमेरिका के हवाले से जो बयानिया था उसकी ये नफ़ी है। अच्छा। और पीटीआई को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मैं समझता हूँ कि जद्दोजहद की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है
और सियासत करने की ज़रूरत है और सियासी लीडरशिप जो है उसको आगे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी लीडरशिप जो है वही मैं समझता हूँ, जिस तरह वो कला की जो लीडरशिप इस वक्त PTI में पर विराजमान है, अब वो तो मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रही है, इसमें कुछ शक व शुबा की बात है। अब जो सियासी लीडरशिप है, सियासी माइंडसेट है, अब वही बानी PTI की रिहाई का रास्ता बना सकता है, अब वही उनको बाहर निकाल सकता है और PTI को मतलूबा मकासद हासिल हो सकते हैं। और उसमें भी बढ़कर देखिए कि इस वक्त जो PTI की क़यादत है उसको तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। आपको लगता है कि तकसीम का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, क्योंकि एक जानिब से कुछ बात की जाती है, दूसरी जानिब से कोई और बात की जाती है। ख़ास तौर पर अगर अली अमीन गंडापुर की बात करें तो उनके हवाले से तो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये उनके जो बयानात है सिर्फ बढ़के हैं, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर उनके ख्याल में दोनों तरफ से खेल रहे हैं। तो क्या इसमें देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बानी PTI का एजेंडा भी लेकर चल रहे हैं और एजेंडे के असूल के लिए उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी रुआबत हैं और वो चाहते हैं कि वो दोनों अतराफ से सुरखरू हों। लेकिन देखिए कि ये तकसीम जो है ये नया मामला नहीं, तकसीम तो हर सियासी जमात के अंदर होती है और माजी की अगर तहरीकें आप देखें तो उसमें भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और उनको जब फांसी, तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी उस वक्त बड़ी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन जुल्फ़िकार बानी जो पीपल्स पार्टी थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी फांसी तक पीपल्स पार्टी भी कोई बड़ा इत्तेजाज या तहरीक चलाने में नाकाम रही थी। और उस वक्त भी जिस तरह इस वक्त PTI के लोग जो हैं वो या तो खामोश हो रहे हैं या छोड़कर घरों में बैठे हैं या फिर कोई एक्टिविटी उस तरह करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जो सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप थी उसमें से बड़े लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो डील करके चले गए थे, पार्टी छोड़ गए थे या घरों में बैठ गए थे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जो है वो PTI को एक मायूसी का भी सामना है, PTI के वर्कर को भी सामना है, PTI की क़यादत को भी मायूसी का सामना है। तो ये और एक दबाव जो है वो एक 26वीं आईनी तरमीम जो है इसकी मंजूरी से भी जो है वो एक दबाव जो है वो PTI पर आया है, PTI की क़यादत पर आया है, क्योंकि PTI ने जिस तरह ट्रंप से उम्मीदें लगाई हैं इसी तरह पाकिस्तान की अदलिया से भी जो है वो तो ये जो चैलेंज करने की बातें उम्मीदें जो हैं वो लगा ली थी। चैलेंज करने की बातें हो रही हैं PTI की जानिब से, कोई भी पासा सही पलटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उनके हक में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप क्या देखते हैं कि वकला की तहरीक भी है, फिर उनकी तरफ से भी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें कोई वो हकीकत का रूप नहीं धार रही है, वो इस वक्त तक सिर्फ बातें ही हैं, कोई दावे ही हैं। देखिए कि जब तक कोई PTI की जो क़यादत है या PTI जो है, अगर आप देखें तो मई 2022 से अब तक जो है वो PTI को बड़ा इत्तेजाज उस तरह नहीं कर सकी, हुकूमत पर कोई बड़ा दबाव जो है वो बढ़ाने में जो है वो नाकाम रही है, कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि स्वाबी में जलसा कर लेना कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है। स्वाबी में जलसे से हुकूमत पर कोई दबाव नहीं आएगा। हुकूमत पर दबाव उस वक्त आएगा जब पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर कोई PTI को बड़ा पावर शो करती है या लाहौर के अंदर बड़ा कोई इत्तेजाज या बड़ी रैली निकालती है, तो क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तहरीकें आज तक उठी हैं, वो MRD की तहरीक हो, वो ARD की तहरीक हो, वो हत्ता के क़याम पाकिस्तान की तहरीक हो, करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मंजूर हुई, तो वो तहरीकें जो हैं वो लाहौर से उठती हैं। लाहौर से उठने वाली तहरीक फिर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लेती है। तो यहाँ पर तो उनकी जो लीडरशिप है PTI की, वो तो अपने सूबे में आती ही नहीं।
क्या वजह है? यहाँ के सदर तो हिकमत केपी अमली का में बैठे हुए फुकदान है, क्यों तकसीम दिखाई दे रही है? क्योंकि आधी जो लीडरशिप है वो एहतजाजी, ये जो नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है इसके हक में है, सड़कों पर एहतजाज करने के साथ है, लेकिन जो आधी लीडरशिप है वो ये बात करी है कि जो एहतजाजी हिकमत अमली है ये नहीं अपनाई जानी चाहिए, अभी फिलहाल सड़कों पर नहीं आना चाहिए। तो क्यों तकसीम है? किस चीज़ का फुकदान है? जो अभी ख़ासतौर पर वर्कर है वो खासा परेशान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, उनका तो यही बस चले कि वो सड़कों पर आए, धरना दें और वहीं रुक जाएं जब तक बानी की रिहाई नहीं होती। देखिए, पीटीआई की जो क़यादत, पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर वाज़ेह हिकमत अमली एहतजाज के हवाले से ना अख्तियार करने पर और एहतजाज ना करने पर तनकीद कर रही है, वो भी जब एहतजाज का ऐलान होता है तो वो भी डी चौक तो वो भी नहीं पहुंचते, वो भी घरों में बैठकर ही जो है पार्टी पर या अली अमीन गंडापुर या दूसरी क़यादत पर जो है वो तनकीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए कि इसका पीटीआई को उस वक्त तक जो है वो हुकूमत पर बड़ा दबाव या प्रेशर नहीं डेवलप कर सकती जब तक पाकिस्तान की जो तमाम इस वक्त छोटी बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उनको पीटीआई को साथ मिलाना होगा और एक ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील देना होगा। जब तक देखिए कि अभी तक पीटीआई की सबसे बड़ी जो मैं नाकामी समझता हूँ वो ये है कि वो मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई को साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं, वो जमात इस्लामी को साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं, वो महमूद खां अचकजई उनके साथ आए थे लेकिन उनको भी साइड लाइन उन्होंने कर दिया है, महमूद खां अचकजई भी उनके साथ नाराज हैं और बाकी जो छोटी अपोजिशन की जमातें हैं उनको भी वो साथ मिलाने में नाकाम रहे हैं। तो इस तरह अगर वो कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं या सियासत के अंदर कोई दबाव बढ़ाना चाहते हैं हुकूमत पर, अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर तमाम जो अपोजिशन है उसको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करना होगा। जिस तरह माजी की तहरीकों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त 10 लाख अफराद ने उनका इस्तकबाल किया था, उन्हें किसी और जमात को साथ मिलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो एमआरडी को आगे रखा, एमआरडी की लीडरशिप को आगे रखा। जिस जमात के पास एक हलका था उसको भी मलक कासम को साथ रखा, नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम को सबसे आगे रखा, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको साथ रखा और सारी जो उस वक्त की छोटी बड़ी लीडरशिप थी अपोजिशन की वो पीपल्स पार्टी के साथ थी और फायदा अल्टीमेटली जो है वो बड़ी पार्टी को था, बड़ी पार्टी को होता है जिस तरह पीपल्स पार्टी थी उन लीडरान। और ये इसी तरह की मैं समझता हूँ कि जो सियासी बसीरत या जो सियासी माइंड सेट है वाली लीडरशिप है उसको आगे लाने से पीटीआई के अंदर अब भी लोग ऐसे हैं, असद कैसर सियासी माइंड सेट वाले लोग हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं और दूसरे कई लोग हैं जिनको आप आगे लाकर जो है एक सियासी फजा पार्टी के लिए बेहतर बना सकते हैं। और टफ टाइम दे सकती है हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी हिकमत अमली पर काम करती है जिस पर आप बात कर रहे हैं कि मेन जो लीडरशिप है उसको सामने लाया जाए, हुकूमत को घर भेज सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? देखिए, सब कुछ मुमकिन है और सियासत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी होती है। और जब अदम इत्मीनान की तहरीक आई थी बानी पीटीआई के खिलाफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद था उसमें मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब की ये राय थी कि हमें, वो भी एक उस वक्त मायूसी की लहर से गुजर रहे थे, उनकी राय थी कि पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफ़े दे देने चाहिए। लेकिन जो सदर पाकिस्तान है पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, हमें पार्लियामेंट में रहकर अपना रोल बनाना चाहिए और सियासी अमल का हिस्सा बनकर आईनी तरीके से, सियासी तरीके से अदम इत्मीनान के जरिए जो है वो पीटीआई की हुकूमत को निकालना चाहिए। तो फिर देखा कि एक अमल हुआ जिसमें फिर कामयाबी हुई। आखिर इख्तिताम इस पे करना चाहेंगे, मौलाना साहब ने अभी बयान दिया है, मौलाना कहते हैं कि अभी कोई रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती उनको बानी पीटीआई की, लेकिन मुल्की सियासत में किसी वक्त भी तब्दीली आ सकती है। ये किस चीज़ का है? ये बिल्कुल मौलाना ने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि सियासत किसी एक जगह पर कभी खड़ी नहीं रहती, सियासत बदलती है और हर रोज़ बदलती है। तो
तो इसमें पीटीआई को भी चाहिए कि इस अमल से, सियासी अमल से फ़ायदा उठाए, सियासी कुव्वतों के साथ रवाबत बढ़ाए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक सियासी कुव्वत है, वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है और पीटीआई की क़यादत जो है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं। तो पीटीआई की क़यादत को जो है उनके साथ भी रवाबत जो है बढ़ाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा तो सियासी दुश्मनी पीटीआई की किसी के साथ नहीं थी। अगर उनके साथ बैठ सकते हैं तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? पार्लियामेंट के अंदर भी एक अपना पीटीआई बड़ी जमात है, वहाँ भी अपना एक रोल जो है पीटीआई बना सकती है। सही है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उस पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद क़यूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमने गुफ्तगू की ओवरऑल सिचुएशन, स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस ट्रैक पर रही है, उनकी सियासत कैसी चल रही है। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, जिनके मैदानों से पाकिस्तानी तनसाजों की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। और अब मालदीव में होने वाली 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मायनाज बॉडी बिल्डर बिलाल अहमद ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। बिलाल अहमद ने मैन फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और उन्होंने गुज़िश्ता साल साउथ एशिया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। जी हाँ, इस हवाले से अपने कौमी हीरो और बॉडी बिल्डर सैयद बिलाल अहमद से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सैयद बिलाल अहमद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अपने इस चैंपियनशिप के बारे में बताइए, कितने ममालिक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कितना टफ कंपटीशन था? जी बहुत शुक्रिया। ये तो मैं अपनी जीत इसको कहूँगा नहीं, ये कौम की जीत है, क्योंकि ये मैंने कौम के लिए वो काम किया है जो आज तक के तारीख में से किसी ने नहीं किया था। मुल्क का पहला गोल्ड मेडल है जो आप किया। अच्छा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुल्क को ये इज़्ज़त मैंने बख्शा। और ये वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था जिसमें से 44 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था और मेरा पाकिस्तान का तारीख का पहला गोल्ड आ गया इसमें। पूरे पाकिस्तान से अब तक पहला गोल्ड है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग का शौक आपको कब से डेवलप हुआ और आप कब से इस खेल को अपने जिस्म बनाने के लिए एक आम बॉडी बिल्डर को कितने साल दरकार होते हैं? आपको कितने साल लगे? मुझे तो ऑलमोस्ट अब तक 8 साल हो गए। तो ये तो गेम ऐसे इंसान जितना करता है उतना फिर इंसान वक्त के साथ अच्छा होता है। टाइम कंज्यूमिंग वाला गेम है। तो 8 साल हो गए ऑलमोस्ट करते हुए इसको। मजीद जितना करेंगे इंशाल्लाह उतनी बेहतर फिजिक आती जाएगी और इतनी अच्छे कॉम्पिटिशन्स खेलते जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, गुज़िश्ता साल भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया था, इस साल तक आपने कैसे मेंटेन रखा और फिर से गोल्ड ले लिया? 4 महीने पहले साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बना, शुक्र अल्लाह पाक का करम से। और इस दफा वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बना जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है। जबरदस्त। तो ये बताएं, ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है आपकी? कितना महंगा शौक है बॉडी बिल्डिंग? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा शौक है और ट्रेनिंग मेरी दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग को जो है मेरी कार्डियो और एब्स एक्सरसाइज होते हैं, इवनिंग को डबल मसल होते हैं, रात को फिर कार्डियो होता है। और ये बहुत ही महंगा गेम है जिसमें ऑलमोस्ट मेरा माहाना जो है तकरीबन लाख से 1.5 लाख मेरा डाइट और सप्लीमेंट में लग जाते हैं। तो बिलाल ये भी बताएं कि ट्रेनिंग आपने बताया बड़ी टफ होती है, ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट का जिक्र आपने किया, कितना इम्पोर्टेंट है इसमें अच्छी डाइट लेना और क्या डाइट जो है वो लेनी पड़ती है एक बॉडी बिल्डर को? तकरीबन बॉडी बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 90% डाइट का गेम है। और डाइट इसका कुछ इस तरह है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट डिफरेंट वाला डाइट है। तकरीबन मुझे तो रोटी खाए हुए तकरीबन आज से तकरीबन 3 साल हो गए। तो 2021 में मैंने रोटी खाई थी, उसके बाद से अब तक मैं कुर्बानी दे रहा हूँ रोटी को। मैं जो चिकन की डाइट लेता हूँ, अंडों की डाइट लेता हूँ और फिश की डाइट लेता हूँ, मेरा सिर्फ प्रोटीन डाइट होता है। अच्छा, ये बताइएगा बिलाल, कितना वक्त देते हैं आप पूरे दिन में? 24 घंटे में कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं, ये बताइएगा। एक्सरसाइज तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा 1 से 1.5 घंटा सुबह होता है और 1.5 घंटा दोपहर को होता है और 50 मिनट जो है तकरीबन रात को हो जाते हैं। मतलब मेरे दिन की 4 साढ़े 4 घंटे एक्सरसाइज में निकल जाते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा बिलाल आप क्या करते हैं? सारा दिन ट्रेनिंग भी करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन जो मैं BS इंग्लिश लिटरेचर कर चुका हूँ, ग्रेजुएट हो चुका हूँ
बाकी मेरा अपना बिजनेस भी है, जिम भी है मेरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। और मैं प्रोफेशन अभी तो बॉडी बिल्डर हूँ, तो बस अभी यही कर रहे हैं। अपने जिम की वजह से आसानी पैदा हो जाती होगी। ये बताइएगा कि जो लोग अब इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं या मुकाबला लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितना मुश्किल है या कितना आसान है पहले से अब बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में शिरकत करना? जो लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे, मैं तो बोलता हूँ बॉडी बिल्डिंग एज ए फिटनेस बहुत ही अच्छा गेम है, सबको करना चाहिए, चाहे 16 साल से लेकर वो चाहे एजेड हो, जो मर्जी हो, इसको करना चाहिए। क्योंकि अगर 40 साल तक आप इसको करते हो तो नहीं करते तो मसला नहीं, लेकिन उसके बाद आपको लाजमी अपना फिटनेस का ख्याल रखना है। आपको हर बीमारी से, हर परेशानी से, सब कुछ से बचा के रखेगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ETG। क्योंकि आप अच्छा डाइट लोगे, अच्छा एक्सरसाइज करोगे तो ऑलमोस्ट ये सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा, फिट रहेंगे। अच्छा बिलाल, स्पॉन्सर्स का बड़ा मसला होता है, हमारे जो एथलीट्स आते हैं, कुछ प्लेयर्स आते हैं, उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, खुद सारा खर्चा जो है वो बेयर करना पड़ता है। आपके लिए क्या, आपके पास कोई स्पॉन्सर था? मेरा ये वाला जो इवेंट है, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा 6 से 7 लाख रुपए सिर्फ मेरे आने जाने में लगे हैं। स्टार्ट में तो स्पॉन्सर नहीं था, लेकिन बाद में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो बलूचिस्तान के सीएम सरफराज मुफ्ती साहब, उन्होंने भी थोड़ा साथ दे दिया और इन वर्क्स वालों ने भी थोड़ा साथ दे दिया। बाकी ये है कितना हो गया, मेरा आना जाना जो है वो हो गया था। बाकी जो 3 महीनों की डाइट वगैरह था, जो मुश्किल मुशक्कत थी, ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए वो मेरा खर्चा हुआ है, वो मैंने खुद से किया था। अच्छा, अभी इतना मेरा हो गया था कि मेरा आना जाना और एकोमोडेशन वगैरह जो था वो ये आपने आने जाने और अकोमोडेशन का खर्च बताया है। इससे पहले आपने बताया कि आपको 1-1.5 लाख रुपया आपका जो है वो सप्लीमेंट्स में चला जाता है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क है। स्टीरॉइड जो है वो अननेचुरल चीज है और सप्लीमेंट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है, जिसमें आपका प्रोटीन होता है, मल्टीविटामिन्स वगैरह सब होती है। सप्लीमेंट वो चीज है जो आपको फर्ज करे, आप अगर प्रोटीन आप खाते हैं, प्रोटीन जो है आप अगर ना भी खाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फिर उसकी जगह फिश खाना पड़ेगा, चिकन खाना पड़ेगा, अंडे खाने पड़ेंगे। तो ये उसका जो है एक गिलास, आप एक बंदा है वो 6 अंडे खाता है, तो 6 अंडों में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन एक बंदा है वो एक स्कूप प्रोटीन पी लेता है, बोलता है मैं इतने अंडे नहीं खा सकता, वो भी 24 ग्राम प्रोटीन देती है। सो ये सिर्फ प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ जो है वही प्रोटीन ही है। अच्छा। पाउडर से बना के, दूध वगैरह से बना के जो प्योरीफाइड करके प्रोटीन, एक प्रोटीन का बक्स आपको ऑलमोस्ट 24 से 30 हजार रुपए का मिलता है। तो महंगा भी इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो सारी चीजों का, प्रोटीनों का जो प्योरीफाइड फॉर्म होता है। अच्छा, तो बिलाल अगर ये इतना ज्यादा डेंजरस है तो बहुत सारे जिम ट्रेनर्स स्टीरॉइड्स भी रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे नहीं, मैं तो किसी को नहीं रिकमेंड करता, मैं तो जो भी बोलता हूँ। कितना खतरनाक है, जरा ये बताएं स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल। अगर आप अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं तो आप नेचुरली भी बना सकते हैं। सारा गेम जो होता है वो 90% डाइट का होता है। आप स्टेरॉइड लेके भी अगर आप डाइट ना करो, आप कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। तो ये सारा गेम डाइट का है। मेरे पास मेरे क्लाइंट्स से, मेरे स्टूडेंट्स से, जो नेचुरल स्टूडेंट्स है, जो नेचुरल सप्लीमेंट खा के और डाइट करके मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्म किया। मेरे वो स्टूडेंट्स भी जो 140 kg से लाके मैंने 90 kg पे खड़ा किया है, और वो स्टूडेंट्स भी जो मैंने 55 kg से लेकर 45 kg से लेकर अभी जाके 70-75 उनका वजन किया है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद नॉलेज एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, तो आपने बताया 90% डाइट है इसमें, तो एक्सरसाइज का कितना किरदार है? क्योंकि हम एक्सरसाइज अगर नॉर्मल बंदा फिटनेस के लिहाज से करते हैं, उसके लिए मैं बोलता हूँ दिन में 1 से 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा है अगर वो निकालता है। अच्छा, ये बताइएगा कि एक नॉर्मल शख्स को अगर वेट लॉस करना है तो भी डाइट, और अगर वेट गेन करना है तो भी डाइट, लेकिन इसमें मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज लॉस, ये लोग बहुत ज्यादा हमारे जो माशरा है वो बहुत ज्यादा चीज में कंफ्यूज है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपने जो है कैलोरीज डेफिसिट में जाना है। कैलोरीज डेफिसिट आसान लफ्जों में मतलब ये कि आपने अपने चीजों के हिसाब से कम खाना है। कम खाने का मतलब ये कि आपने सिर्फ प्रोटीन डाइट पे जाना है, जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इस तरफ हमने जनाब अपने रोटी को जो है कम कर देना है, मीठा बंद कर देना है। अच्छा, ये इस तरह भी अगर इंसान को ज्यादा क्रेविंग होती है वो इस तरह भी ना करे कि कम्प्लीटली बंद कर दे। बेशक हफ्ते में 1 दफा खाए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके खाए। अगर वो 1 रोटी खाता है तो आधी कर दे, आधी खाता है तो कवाटर कर दे। इस तरह करते कम करते करते लेकिन अपना डाइट का बहुत ख्याल रखे। डाइट में मतलब अपने डाइट में फिश ऐड करे, चिकन ऐड करे, अंडे ऐड करे। और जो बंदा गेन करना चाहता है वो कैलोरी सरप्लस में जाए। कैलोरी सरप्लस क्या होता है कि आप जितने कैलोरीज हाई रखते हो
जैसे फॉर इंस्टेंस आप अच्छे कार्ब्स ले रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, साथ में आप लोबिया खा रहे हो, आलू का इस्तेमाल कर रहे हो, बीफ खा रहे हो, उससे जो होता है आप जितने कैलोरीज आप मील ज्यादा ले रहे हो उससे आप कैलोरी सरप्लस पे जाते हो और आपका वेट गेन होता है। सही है। अच्छा, आप अपना तो बताएं कि आप चीट मील लास्ट आपने कौन सी ली है और क्या कोई चीट डे भी होता है? जी बिल्कुल, चीट डे बहुत जरूरी होता है। चीट डे अगर बॉडी बिल्डर ना करे तो मैं तो बोलता हूँ उसकी बॉडी के लिए फिर ये बहुत नुकसानदेह, क्योंकि बॉडी को चीट भी देना होता है, बॉडी को जो है उसको डाइवर्ट करना होता है, उसका मूड को डाइवर्ट करना होता है, तो उसके लिए चीट भी लाजमी होता है, ऑफ सीजन में भी रहना लाजमी होता है। अगर आप सारी जिंदगी डाइट में रहोगे वो भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। आपने कुछ ना उसको चीट भी देना है कि बॉडी आपके अंदर से जो है थोड़ी सी ड्राइनेस उसकी खत्म हो जाए। मैं जो मैं ज्यादातर बर्गर या पिज्जा कुछ इस तरह खाता हूँ तो आपने तो गेन करना है, बर्गर पिज्जा भी आप खा सकते हैं, पर लॉस वाली जर्नी पे तो लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने डाइट का पूरा प्लान हमें बता दिया, अपनी रिजीम बताई कि किस तरह से आप उस पर अमल दरामद करते हैं, और खासतौर पे ये भी कि आप ट्रैवल कर उसके साथ साथ आपने मैनेज किया। एक चैंपियन ही ऐसा कर सकता है कि तमाम चीज़ें एक साथ मैनेज कर सके। बिलाल, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। तो जनाब, हमने आगाज़ में ही स्मॉग की बात की थी और अब ज़रा हमने कहा कि जो बड़े शहर हैं 3 जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब चल रहा है, वहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि पंजाब में ख़ास तौर पर स्मॉग की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। तो 3 बड़े शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जी। लाहौर से हमें ज्वाइन करें अफजाल तालिब, पेशावर से हमारे साथ शाहिदा परवीन मौजूद हैं और मुल्तान से हामिद चौधरी में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रा लाहौर की सूरत हाल क्या है वो जान लेते हैं अफजाल तालिब से। अफजाल, किस जगह पर मौजूद हैं इस वक्त, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर चल रहा है और क्या देख रहे हैं कि लोग एहतियात बरत रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है मैं यहाँ पे लाहौर के मजंग के एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक पार्क में चूँकि हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 770 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। और ये बतदरीज इसमें जो है रात के वक्त 12-1 बजे जो है वो 1174 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई थी, और आज अभी इस तरह का जो है अभी दिन का आगाज़ है, और जो ट्रैफिक बढ़ेगी इसमें बतदरीज फिर इजाफे के इम्कान हैं। तो यहाँ सूरत तो इंतहाई गंभीर है। हुकूमत की जानब से जो भी जो SOP जारी की गई उसके मुताबिक आउटडोर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरीके से जो है सरकारी मीटिंग जो है वो जूम के जरिए की जा रही है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल तमाम अफजाल से हमारा राब्ता हो रहा है। बिल्कुल अफजाल, आपसे राब्ता मुनक़ता हो रहा है और आपकी आवाज़ ठीक तरह हम तक नहीं पहुंच रही है। हम रुख करते हैं पेशावर का, जहां से शाहिदा हमारे साथ हैं। शाहिदा, आप बताइएगा, लाहौर में हमने देखा कि बतदरीज इजाफा हुआ है गुज़िश्ता सालों में, आप पेशावर में क्या देख रही हैं? क्योंकि ये जो पेशावर से खबरें आ रही हैं ये कुछ हद तक नई है हमारे लिए, और पेशावर में स्मॉग की सूरत हाल को इस वक्त आप कैसे देख रही हैं? देखें, हम इस लिहाज से लाहौर से खुशकिस्मत हैं कि कम अज़ कम जो है पिछले 2 दिन देखें हम तो यहाँ पे जो है क्वालिटी एयर जो है इंडेक्स बहुत ज़्यादा था। अभी अब 2 दिन के बाद अभी आज जो है सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन इसकी वजह यह है कि आज महकमा मौसमियात वालों ने बताया कि आइंदा 24 घंटे में जो है यहाँ पे मौसम बरउज़ रहेगा और बाज़ इलाकों में बारिश भी जो है स्टार्ट हुई है। कल से इर्द गिर्द पेशावर के इर्द गिर्द जो है कुर्बो जवार में बारिश हो रही है, जैसे मर्दान के इलाके में, सवाबी के इलाके में कल मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम में और ये स्मोक में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अभी भी बाज़ ऐसे एरियाज है पेशावर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध है और स्मोक है, और आज भी उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो ज़्यादा जो है बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। जैसे यूसुफाबाद का इलाका है, इसी तरह दिलजाक का इलाका है, जहाँ पे आज एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा से यानी 400 से ऊपर था। लेकिन ओवरऑल अगर आप पेशावर की बात करें तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 293 था, यानी वो पिछले दो दिनों के मुकाबले में आज कदरे कम था। पिछले सालों में आपने देखा, कल का जो दिन गुजरा था, कल का दिन भी सारा दिन बहुत स्मोक रहा है और यहाँ पे बड़ा बुरा हालात है। अभी भी जो है ट्रैफिक तो रवा दवा है, लेकिन ये है कि कल की निस्बत जो है ना हमें आज स्मोक कम नजर आ रहा है। जी, तो आप ये पिछले सालों की निस्बत देख रही हैं, इस वक्त आपको पेशावर में स्मोक बढ़ती नजर आ रही है?
जी, ये असल में अभी इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ हमारे जो इलाके हैं केपी के, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे चूँकि बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है, तो जो महकमा मौसमियात वालों का भी कहना था और हुकूमत का भी कहना है कि चूँकि अगर बारिशों के बाद अभी जो सूरत हाल है वो पहले से बेहतर हो जाएगी, स्मोक में कमी आएगी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पंजाब की निस्बत यहाँ पे पेशावर में स्मोक में कमी आई है, क्योंकि बारिश हो रही है इसकी वजह से। जहाँ तक मोटरवे की बात, आज मोटरवे भी इसी वजह से खुला हुआ है कि उस तरह की सूरत हाल नहीं है जैसे कि कल 2 रोज थी, जिसकी वजह से मोटरवे पे सारी ट्रैफिक भी कल जो है बंद थी और जीटी रोड पे थी। जीटी रोड का भी आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कदरे 2 दिन से कम है। सही है, साथ ही रहिएगा, जरा मुल्तान चलते हैं। हामिद चौधरी हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हामिद, कहिएगा, मुल्तान की सूरत हाल भी काफी वर्स रही है, बदतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी कुछ यही बताया जा रहा है 800 तक तजावुज कर गया है, तो क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड और क्या देख रहे हैं कि लोग एहतियात बरत रहे हैं आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, अगर बात करें स्मोक की तो जनूबी पंजाब भर में जो है स्मोक बहुत ज़्यादा है। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान आज भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप कर रहा है। मुल्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 837 तक जा पहुंचा है। सुबह सवेरे का वक्त है, जो आज फोग नहीं है लेकिन स्मोक ऐसी है कि सूरज की किरणें अभी तक जो है वो ज़मीन पर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में शदीद किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें महकमा माहौलियात की, ज़राई इंतज़ामिया की, जो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, उनके इकदाम यही हैं कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो भट्टे हैं जो आलूदगी का बाइस बन रहे हैं उनको सील किया जा रहा है ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन ढलता है तो स्मोक बढ़ना शुरू हो जाती है और सुबह सवेरे जो है स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अभी भी अगर बात करें तो सांस लेने में शदीद दुश्वारी। अगर शहरियों की बात करें तो शहरी इस स्मोक को सीरियस नहीं ले रहे। जिस तरह ज़िला इंतज़ामिया पंजाब और गवर्नमेंट की जानिब से छुट्टियों का ऐलान किया गया है, बच्चे घरों से बाहर ना निकलें, बच्चे सेफ रहे, लेकिन लोग जो है बच्चों को लेकर बाहर फिर रहे हैं। ना ही बच्चे मास्क यूज़ कर रहे हैं, ना ही ग्लासेस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि अगर आपने अपने आप को इस जहर आलूद फिजा से बचाना है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा, ग्लासेस लगानी पड़ेंगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो रहे हैं, गले के आंखों के में जलन हो रही है, उसकी वजह से भी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जहर आलूद धुआं है, जो फिजा है, इसकी वजह से शहरी बीमार हो रहे हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में भट्ठे बंद किए हैं, उनको मसमार कर दिया है, क्योंकि 3 से 4 साल हो गए मुसलसल जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से यही इक़दाम उठाए जाते हैं कि जो जिग जैग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है भट्टों के लिए, वो इस्तेमाल की जाए ताकि धुआं अगर बाहर निकले तो वो साफ धुआं हो, जहरीला धुआं ना हो। लेकिन जो भट्टा मालकान है वो अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस दफा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। भट्टों को बिल्कुल मसमार किया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ सील की जा रही हैं, और जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी इकदाम किए गए, जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उनको शहर के अंदर दाखिले की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। वहाँ छोटी ट्रांसपोर्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट भेजी जाती है, उनके जरिए जो है ट्रांसपोर्ट शहर में छोटा सा सामान जो है वो शहरों के अंदर लाया जा रहा है। तो ज़िला इंतज़ामिया हो गई, ट्रैफिक पुलिस हो गई, महकमा माहौलियात हो गए, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं अपना अपना काम कर रहे हैं ताकि आलूदगी को कम किया जा सके, लेकिन आलूदगी और जो स्मोक है वो कम नहीं हो पा रही। मैं आपको निशानदेही करता चलूँ कि मुल्तान शहर के इर्द गिर्द जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा सड़कों के करीब फेंकता है। वहाँ जो है आते जाते शहरी या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमला है वो वहाँ आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरा साल वहाँ से धुआं उठता रहता है, आलूदगी फैलती रहती है। वहाँ जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन आज तक उन पर भी एक्शन नहीं हुआ। वो भी स्मोक का एक बहुत बड़ा बाइस बनता है जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ती है। तो मुल्तान शहर और गिरदोनवा में अभी भी स्मोक का राज है। बिल्कुल हामिद, आपने काफ़ी पहलुओं से इस वक्त कवरेज दी है और क्या सूरत हाल है मुल्तान में उसके हवाले से बताया है। अफजाल साहब से पूछते हैं। अफजाल साहब, ऑन अ लाइटर नोट आपसे पूछता हूँ, ये नए खिलाड़ी हैं, आजकल 1-2 दिन से ही ये पहले नंबर पर आ रहे हैं, अमूमन हम ही होते हैं, लाहौर वाले ही होते हैं पहले नंबर पर, तो आप बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम कहा जा रहा है करने के लिए, हाँ, जो हम चीख कर अपने अवाम को, अपने नाजरीन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं आप लाहौर में?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चूँकि लाहौर में चूँकि आलूदगी के एतबार से लाहौर भी और पहले नंबर पर हमेशा होता है। यहाँ चूँकि लाहौर पंजाब में 80% जो आलूदगी है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है, लेकिन आज तक जो है इस हवाले से जो है गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से और हुकूमत की तरफ से इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। यही वजह है कि लाहौर में आलूदगी के एतबार से लाहौर में इस वक्त 60 लाख गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर 30 लाख गाड़ी भी रोजाना चले और 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है 30 लाख जो है पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। और उस हर 1 लीटर पेट्रोल में से जो है 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा होती है, जो फजा में रहने की वजह से इंसानों के लिए मुश्किलात का पैदा बनती है। आज 5वां रोज़ है कि लाहौर शहर में सूरज की किरणें उस ज़मीन पर नहीं पहुंच पाई। तो इस तमाम सूरत लोग बड़े संजीदा बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों को रुख कर रहे हैं। अब हुकूमत पंजाब की तरफ से भी जो नए SOP जारी किए गए रात 8 बजे के बाद तमाम मार्केटें, बड़े होटल इसी तरीके से जो है खासतौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद किया जा रहा है। आउटडोर सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं। तमाम पार्क और तफरीह मकामात भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर में हैवी ट्रैफिक जो है वो 3 रोज के लिए जो है जुमा हफ्ता इतवार को वो बंद होगी। 12 बजे के बाद हो सकेगा। इसी तरीके से जो शहरी हैं खासतौर पर उन्होंने मास्क की हिदायत जारी की है, लेकिन इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। जबकि अभी आज से जो है जो मार्केटें और प्लाजे जो बंद करने के हवाले से SOP जारी किए गए हैं, उसमें एक टास्क फोर्स बना दी गई है जो जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जो इंस्पेक्टर मुतलका थाने का इंचार्ज होगा, उसमें जो है एक ऑफिसर रेगुलेशन होगा। उन सब मुश्किल रात को कोशिश करेंगे और अमल दरामद जो है वो सख्ती से कराया जाएगा, क्योंकि वैसे तो कोई बात नहीं मान रहा है। शायदा, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि पेशावर के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर स्मॉग है अभी भी, लेकिन बारिश की वजह से बहुत बेहतर सूरत हाल है, तो क्या मोटरवे को कहीं से बंद किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो 2 दिन से जो स्मोक था उसके बाद अभी आज कम है, लेकिन अभी भी जिन इलाकों में है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी हमने हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं देखे कि वहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम किया हो या कोई और इकदाम किया हो। जैसे पंजाब हुकूमत जो है बहुत सख्ती से मुख्तलिफ इकदाम पे जो है ना अमल दरामद करवा रही है। यहाँ पे चूँकि अभी स्मोक के हवाले से आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, साफ बात है। लोग स्मोक को और धुंध को जो है ना वो मिला रहे हैं, तो धुंध और स्मोक की वजह से लोगों ने इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया। लेकिन कम अज कम ये है कि जब पंजाब में जो है बहुत ज्यादा स्मोक की वजह से अभी लोगों को थोड़ा सी अवेयरनेस इस बात में आई है कि ये स्मोक पेशावर में भी आ गया। और पेशावर चूंकि इस वक्त स्मोक के लिहाज से जो है 3रे नंबर पे है आलूदगी के लिहाज से। मैं आपको बताऊं तो पेशावर की ओवरऑल सूरत हाल भी ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यानी आलूदगी बढ़ गई है, आपकी माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ये स्मोक बिल्कुल नो डाउट हर जगह यही हाल है। शाहिदा, अफजाल और हामिद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक तस्वीर दी है आपने हमारे नाजरीन के लिए कि इस वक्त जो हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं, वो हमारे सामने ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक पर जा रहे हैं, जरा सोचिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं इसके लिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कुछ गज़ा की बात अगर करें तो 400 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं फ़लस्तीनियों पर जो इजरायली मज़ालिम है, इजरायली बर्बरियत है उसको शुरू हुए, और अब तक लाखों लोग बेघर हैं, सैकड़ों लोग इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं और पता नहीं कितने ही शहीद हो चुके हैं, जिसमें करीबन 43,000 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर सऊदी अरब के शहर रियाद में फ़लस्तीन और गज़ा की जो ओवरऑल सिचुएशन उसमें इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वफ्द की जो है नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि गज़ा में इंसानी बहरान तस्वुर से बढ़कर है, गज़ा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। रियाद में अरब इस्लामिक गैर मामूली सरबराही इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान पर हालिया इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात ही तकाजा हैं और इस कॉन्फ्रेंस से कुछ गैर मामूली सूरत हाल को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम मुखालिफ रुझानात इस्लामोफोबिया की वो मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका आलमी हिकमत अमली अपनाने पर भी जोर दिया गया ताकि दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रोका जा सके। उधर वज़ीर आज़म सऊदी अरब से आज़रबाईजान के शहर बाकू में COP29 इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए हैं और इजलास में माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग से निमटने के लिए भी गौर होगा।
COP29 में तरक्की पसीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर गुफ्तगू होगी। जी हाँ, और अब शामिल करेंगे हम अपना सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बता रहे हैं कि चुनाव के इख्तियार की ज्यादती या फिर जिसे चॉइसेस ओवरलोड कहा जा सकता है, ये हम पर कैसे असरअंदाज होती है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमाकत की नफ्सियात। और हमाकत की नफ्सियात में आज बात करेंगे चॉइस ओवरलोड पर, जिसको पैराडॉक्स ऑफ चॉइस भी कहते हैं और इसको चॉइस पैरालिसिस भी कहते हैं। यानी चॉइसेस आपको किस तरह मफलूज कर देती हैं। चॉइसेस क्या आपको मफलूज कर सकती हैं? जितना ज़्यादा चुनाव होगा वो आपके ज़हनी दबाव में इजाफा करेगा या खुशी में इजाफा करेगा। इसकी एक मिसाल तो अभी इस तस्वीर में देखिए कि हैप्पीनेस वर्सेस चॉइसेस का ये जो ग्राफ है, ये आपको क्या बता रहा है कि एक सर्टेन लेवल तक तो जो चॉइसेस हैं वो तो आपकी हैप्पीनेस में इजाफा करती हैं, खुशी में इजाफा करती हैं, लेकिन वो उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए। जैसे जैसे चॉइसेस बढ़ती हैं, चुनाव का जो इख्तियार है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हैप्पीनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर बरामद हुआ एक नतीजा है। इस नतीजे पर बात करेंगे और चॉइस पैराडॉक्स क्या होती है या ओवरलोड, चॉइस ओवरलोड है क्या, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप जब आज से 30-40 साल पहले, अगर आपकी उम्र इतनी है तो 30-40 साल पहले की ज़िंदगी को आप ज़रा विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उस वक्त चॉइसेस में कमी थी। और चॉइसेस में इस कदर कमी थी कि आपको जो मिसाल के तौर पे मौसीकी सुनने की जो मौके थे वो बहुत कम थे। आपको अपने पसंदीदा गाने सुनने के मौके कम थे। एक कैसेट होती थी, उसकी एक साइड पे 5 गाने होते थे, दूसरी साइड पे 5 गाने हुआ करते थे, या रेडियो हुआ करता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो इतनी महदूद चॉइसेस में भी आपको जो फ्लो नसीब हुआ करता था वो फ्लो बहुत ज़्यादा था। इस फ्लो को समझने के लिए आप इसको विकिपीडिया कर लीजिए, फ्लो साइकोलॉजी, तो आपको एक बेसिकली, क्योंकि फ्लो पे हम अलग से सेगमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन ये जो फ्लो था ये आपको उस वक्त नसीब हो रहा था जबकि चॉइसेस बहुत कम थी। आपको अचानक कोई नूरजहां का गाना लगता रेडियो पे तो आप मुकम्मल तौर पे उसके अंदर एब्जॉर्ब होते, खो जाते और उस फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते उस गाने को, और बाय नोइंग दिस कि पता नहीं ये दोबारा कब लगेगा। इसकी वजह से उसकी अहमियत कहीं दो चंद हो जाया करती। आज आपके पास ऐसी ऐप्स हैं आपके मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन जिसमें आपके पास बिलियंस ऑफ चॉइसेस हैं, अरबों चॉइसेस हैं सिर्फ म्यूज़िक के अंदर। लेकिन आप बार बार चेंज करते हैं, आप किसी लंबे सफ़र पे होते हैं, कभी किसी एक को, और हर गाना आधे में चेंज कर रहे हैं। चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उस फ्लो में नहीं जा रहे। चॉइसेस का इख्तियार इतना ज़्यादा है कि वो डिसीजन फटीग की वजह बन गया है। और जब डिसीजन फटीग का या स्ट्रेस का या ज़हनी दबाव का कोई भी चीज़ वजह बनती है तो वो आपको खुशी क्यों कर दे सकती है? तो आज की ज़िंदगी में जब हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में और पिछली ज़िंदगियों में अब तक की जो नॉन हिस्ट्री है वो हमें सेपरेट कर देती है, क्योंकि अब हमारे पास चॉइसेस का एक अंबार है, इतना ज़्यादा अंबार है, इतना ज़्यादा चुनाव का इख्तियार है कि अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि पहले हम ये समझते थे कि जो जितनी भी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी। जब हम साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो बिल्कुल इसके उलट निकलते हैं। वो कहते हैं जी जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतना ज़्यादा ज़हनी दबाव होगा, उतनी ज़्यादा वेलबींग जो जिंदा है लाइफ की उस पे वो असरअंदाज होगी। और ये कतन कोई गारंटी नहीं है कि जितना ज़्यादा चुनाव का इख्तियार होगा, जितने ज़्यादा चॉइसेस होंगी, वो आपकी खुशी की ज़मानत हो सकती है। और वो हमें ये बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, जैसे जैसे चॉइसेस बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे एक अजीबोगरीब नतीजा बरामद होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो चाहे रिलेशनशिप्स में हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के किसी भी दायरे में हैं, वो सारा मामलात एक्सपेक्टेशन से मुतल्लिक है। आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस को काम कर दें, रिलेशनशिप खूबसूरत हो जाते हैं। आप किसी भी जगह पे लाइफ से ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस काम कर लें तो जितने आप काम करते चले जाते हैं उतनी आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर और खूबसूरत होती चली जाती है। सो यहाँ पे मामला क्योंकि उलट हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चॉइसेस का इख्तियार आपको दिया जाएगा, जितनी ज़्यादा चॉइसेस आपके सामने लगाई जाएंगी, यहाँ पे चॉइसेस के बढ़ने के साथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं।
और जब भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं वो लामहला किसी ना किसी जगह पे जाके आपके लिए स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन इसकी वजह बनती हैं और आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। 2004 में बैरी श्वार्ट्ज ने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, वाई मोर इज़ लेस। ये जो वाई मोर इज़ लेस है, ये इतना छोटा सा जुमला है और ये जितना हम ये जो सेगमेंट कर रहे हैं, जितनी हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी है, ये एक फ़िक्रा काफ़ी है। यानी इस बुक का टाइटल है वाई मोर इज़ लेस, यानी जितना ज़्यादा चीज़ें वो बेसिकली लेस। और ये इंसानी नफ्सियात है कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस उसको देते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती चली जाएंगी और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लामुतनाही है। और लामुतनाही क्यों कर हो सकता है, उसकी वजह देखिए, उस जब इस किताब में उन्होंने ये कहा कि ये आपकी वेलबींग को मुतासिर कर रही है, ये आपको स्ट्रेस और एंजाइटी और इस तरह की जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती आर्जे हैं उनमें मुब्तला कर रही है, उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दो हिस्सों में आप बांट लीजिए, एक मैक्सिमाइजर्स होते हैं और एक होते हैं सेटिस्फायर। एक वो जो मुतमईन होते हैं और ज़िंदगी से एक मुतमईन होने के हवाले से कुछ सीख लेते हैं, जितना ज़्यादा यानी एक्सपेक्टेशंस को कम कर लेते हैं। एक वो होते हैं जो मैक्सिमाइजर्स होते हैं, जो मैक्सिमाइज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, खुशी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमाइजर्स हैं उनकी बनिस्बत जो सेटिस्फायर हैं वो कहीं ज़्यादा मुतमईन होते हैं, वो कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके अलावा जितना जहन पे दबाव और हमारा एक बेसिकली कॉग्निटिव लिमिट है, या आप यूँ समझिए कि हमारे पास एक लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्स है। और ये जो बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, देखिए ना, चॉइसेस तो लामुतनाही हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस लामुतनाही हो सकती हैं। ये जो मेरे अंदर दिमाग है इसकी एक हयातियाती हदूद हैं, अक्ली भी हदूद हैं, यानी कॉग्निटिव रिसोर्सेज की भी एक हदूद हैं, इसकी हयातियाती हदूद हैं, उनका एहतराम करना ज़रूरी है। और जब भी इन हदूद को मैं क्रॉस करूँगा तो मैं सफ़र करूँगा। ये जो है चॉइस ओवरलोड, इसको ज़हन में रखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए कि किस किस जगह पे आप चॉइसेस की वजह से अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस को कम कीजिए, चॉइसेस को लिमिटेड रखिए। जितना उस चुनाव का जो इख्तियार है उसको ना सिर्फ कम कीजिए बल्कि उसको सादा कर दीजिए, उस चुनाव के तमाम प्रोसेस को, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात का प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आज दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद बीमारी से बचाव, एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगाही को बेदार करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया से हर साल 70,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं और 2 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को नमूनिया का ज़्यादा खतरा होता है। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट डॉक्टर सादिया खालिद, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आज के दिन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली नमूनिया की क्या इलामात होती हैं, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो ऐसे ही लगता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम या मेडिकेशन से ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब वो प्रोलॉन्ग करती हैं और फिर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि ये नमूनिया है और ख़ास तौर पर सर्दियों में इसकी शरह जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह है? अच्छा देखिए, नमूनिया की जो अलामात का आपने जिक्र किया उसमें बुखार का आना, खांसी, सीने में दर्द, उसके साथ साथ कमजोरी, नकाहत, ये सब अलामात होती हैं। और जैसे सर्दियां आती हैं तो यूजुअली इस तरह के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नमूनिया होने की जो कॉजेज है उसमें वायरल है, बैक्टीरियल है और फंगल है। जैसे सर्दियां आती हैं तो वायरल और बैक्टीरियल ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाती हैं। तो केसेस हमारे पास जब आते हैं तो यूजुअली इसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एज ग्रुप है जो कि सबसे ज्यादा रिस्क पर होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 से 65 साल के से बड़ी उम्र के लिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि एक वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल है, किस उम्र में उसको लगवाना चाहिए और आपको लगता है कि किस उम्र में ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती? अच्छा देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो मैंने जैसे जिक्र किया कि जो सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। तो जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके अगर हम हिफाजती टीकों का कोर्स देखें तो उसमें नमूनिया की वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। वो लगती है 6 महीने पे, 10 महीने 6 हफ्ते, 10 हफ्ते एंड 14 हफ्ते। उसके बाद जो 4th लास्ट बूस्टर होता है वो 15 महीने का जो बच्चा होता है तो उसको लग जाता है। तो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते एंड देन 14 वीक्स, 6, 10 एंड 14 वीक्स, ये तो बच्चों के लिए हो गया। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं
जो 65 साल या उससे बड़ी उम्र के जो भी खवातीन हजरात हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो ये वैक्सीन इस उम्र में लगवा लें, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा की तरह आपको हर साल नहीं लगवानी है। इट्स जस्ट कि एक दफा लगवा लें, जैसे आप 60-65 क्रॉस करते हैं तो इट्स बेटर कि आप उस एज में लगवा लें। एटलीस्ट 5 से 10 साल की कवरेज हो जाती है इस वैक्सीन से। तो अगर पहले डॉक्टर साहब अगर पहले लगवा ली गई या बचपन में लगवा ली गई तो भी 65 साल में जाकर दोबारा वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है या उसे अवॉइड किया जा सकता है? जी देखिए, अगर हिफाजती टीकों का कोर्स कंप्लीट हुआ भी है, फिर भी क्योंकि इसका जो एक ड्यूरेशन होता है 5 से 10 साल के लिए कारगर होती है, तो क्योंकि हम कहते हैं कि रिस्क पर है 65 और 60 एंड अबव के जो लोग होते हैं वो रिस्क पर होते हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि रिपीट करें, इसको आप दोबारा लगवाएं। अगर बचपन में भी लगे हुए हैं तो भी इसको लगवाना जरूरी है 60 से 65 साल की उम्र से बड़े लोगों को। तो डॉक्टर साहिबा, जो बच्चे 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको किस एज में फिर बूस्टर शॉट्स जो है वो निमोनिया की जो वैक्सीन है उसके लगवाए जाने चाहिए? अच्छा देखिए, अगर तो हिफाजती टीकों का कोर्स कंप्लीट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में लगा हुआ है, और फिर उसका लास्ट बूस्टर लगता है जब बच्चा 15 महीने का होता है, तो वो एक कंप्लीट कोर्स है जिसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं होती है वैक्सीनेशन की। वो आपका अगर कोर्स कंप्लीट है तो देयर इज नो नीड फॉर एनी, आपको जाके 60 ईयर में लगवानी है। तो 65 की जो आपने बात की, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इस बूस्टर की वजह से, या अगर वैक्सीन आप पहली बार लगा रहे हैं उस उम्र में जाकर? नहीं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन, देखिए कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, बुखार, सर में दर्द, थोड़ा सा बॉडी में एक्स होते हैं, लेकिन कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती किसी भी वैक्सीन की। जैसे आपने कोविड का लगवाते थे तो कुछ लोगों को माइल्ड फीवर हो जाता था, बिल्कुल ऐसी वैक्सीनेशन का कोई बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी कुछ डिफरेंट एग्जाम भी है निमोनिया की, क्या कुछ स्टेजेस हैं, इसके हवाले से बताइएगा। और अगर इसकी जो तशखीस है वो जल्दी कर ली जाए तो फिर ज्यादा जो खतरा उससे बचा जा सकता है? जी देखिए, मैंने बताया जैसे कि ज्यादा जो रिस्क पर होते हैं वो बच्चे होते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो होते हैं, या फिर वो लोग जो किसी वजह से किसी क्रॉनिक इलनेस, किसी पुरानी बीमारी का शिकार है, उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर के मरीज, उसके अलावा HIV और एड्स के मरीज, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी लो होती है यूजुअली, इन लोगों के अंदर उतनी कुव्वत मुदाफियत नहीं होती जितनी कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है। तो उन लोगों के अंदर हम ये कहते हैं कि निमोनिया की अलामात, अगर उनके अंदर इम्यूनिटी वीक है तो वो जल्दी इसको एक्वायर करें। और मैंने पहले भी बताया था, जैसे अगर किसी को फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, दैट कैन लीड टू, दैट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, कि अगर वो बिगड़ गया है तो वो निमोनिया कॉज कर देता है। तो कॉजेज में वायरल है, वायरसेस कॉज करती है निमोनिया। उसमें आपका कोविड बहुत कॉमन था, कोविड निमोनिया, कोविड के मरीज यूजुअली, निमोनिया क्या है बेसिकली, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, आपके फेफड़ों का नाकारा हो जाना, ठीक है, फेफड़ों का काम करना छोड़ देना। तो मतलब ट्रीटेबल डिजीज है अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट किया। अगर जैसा कि हम कोविड में भी कहते थे कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ, जितना अर्ली डिटेक्ट होता है उतना जल्दी, लेकिन इसमें ये कि जितना आपने जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो लंग्स में उतना डैमेज नहीं आता। आप उसको डिले करते हैं तो लंग्स ज्यादा हद तक जो अगर नुकसान हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट भी काम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मिलती जुलती अलामात हैं बहुत सारी बीमारियों की, किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस मरीज को इस वक्त निमोनिया है और किसको आम बुखार है? अच्छा, ये काम आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि एक माहिर जो डॉक्टर होता है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आदमी है, सिर्फ वही इस चीज को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि वेदर इट्स निमोनिया। हाँ, इसके देखिए चेस्ट एक्सरे होते हैं, बड़ी सिंपल सी एक चीज होती है, सिंपल छाती का एक्सरे, उसमें आपको फाइंडिंग्स मिल जाती हैं निमोनिया की। लेकिन आपके पास कोई छोटी सी होम रेमेडी तो होनी चाहिए कि फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम पैरानॉल इस्तेमाल करते हैं हर इस तरह की बीमारी के लिए। तो आप कोई अलामत बता सकते हैं कि आप डॉक्टरों तक भी पहुंचा जा सके उस अलामत को देखने के बाद? जी देखिए, अगर मैंने यही कहा, बुखार, तेज बुखार, हाई ग्रेड फीवर, खांसी, चेस्ट में पेन और जिस्म में, हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, तो ये सब अलामत है। खांसी कांस्टेंट हो रही है, अच्छा सांस का फूल जाना, सांस रुकना, दैट इज मीन। अगर आप पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन लेवल्स भी नीचे जा रहे होते हैं। तो ये वो सब अलामत है, इसका मतलब है कि आपके फेफड़े सही तरह से काम नहीं कर रहे और आपको डॉक्टर के पास। तो सांस का फूलना, बुखार, छाती में दर्द, और अच्छा बच्चों में तो प्रॉपर एक टर्म हम यूज करते हैं, पसलियां चल रही होती है, वो इतनी डीप हार्श ब्रीथिंग कर रहे होते हैं
कि आप देख के फौरन जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को निमोनिया हुआ। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसके अलावा भी अभी अगर हम देखें तो स्मॉग का सीजन चल रहा है, तो इस सिचुएशन में कितनी ज्यादा ये जो निमोनिया है, अगर इसकी अर्ली स्टेज है तो कितनी वर्स हो सकती है इस वेदर में, खास तौर पे जब सांस लिया जाए बाहर की आबोहवा, कितनी ज्यादा डेंजरस है ऐसे पेशेंट्स के लिए? अच्छा देखिए, रिस्क फैक्टर्स में बिल्कुल पोल्यूशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर निमोनिया। उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन है, अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, आप कमजोर हैं, तो आप एक्वायर कर सकते हैं। स्मॉग, ये जितनी पॉल्यूटेंट्स हैं ये दे आर एट, अगर आप उस एरिया में हैं तो यू आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग दीस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि ये करते क्या है, पॉल्यूटेंट्स आपके फेफड़ों को कमजोर करते हैं। जब आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। स्मोकर्स जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं। वजह क्या है कि उनके फेफड़े कमजोर हैं। तो जो भी बीमारियां या जो भी पोल्यूटेंट्स आपके फेफड़ों पर हमला करें, आपके फेफड़ों को कमजोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत जल्दी वो शख्स जो है वो इस तरह की इन्फेक्शन कैच कर। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा कुछ जरा बच्चों के लिए बता दें कि उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर घर पे अपनाई जाएं ताकि उनको इस चीज से ही महफूज रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वेदर चेंज हो रहा है और इसमें आप बता रही हैं कि खतरा ज्यादा होता है निमोनिया का, तो कुछ टिप्स दे दें बच्चों के लिए। जी देखिए, हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर घर में आप बच्चों को ये सिखाएं कि अपने कहाँ बाहर से आ रहे हैं, अपने हाथ मुंह धोएं, अपने हाथों का ख्याल रखें। अगर घर में कोई शख्स बीमार है तो उसको चाहिए कि वो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का जो है वो एहतमाम करे। खांसी नज़ला जुकाम की सूरत में मास्क लगा के रखें। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं तो जरूर मास्क लगाइए ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा इफेक्ट ना हो। उसके साथ अपना खाना पीना, खुराक, देखिए हर चीज का जो एक बेसिक्स होती है वो हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी खुराक अच्छी है, तो किसी हद तक आप अपने आप को, बच्चों में भी स्पेसिफिकली, बच्चों को नाश्ता जरूर करवाएं, उनकी डाइट का ख्याल रखें। तो ये सब चीजें फिर आपकी इतनी जल्दी जो है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप इन्फेक्शंस कैच नहीं करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हमने बच्चों की भी बात कर ली, हमने 65 साल से बड़े अफराद की भी बात कर ली, तो जो बीच के अफराद हैं उनमें आप इस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन कितनी देखती हैं और उनके लिए क्या रेमेडीज हैं? अच्छा देखिए, जो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे और 60 साल से नीचे के हैं, उनके अंदर अगर मैंने वही कहा, अगर सेहत अच्छी है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, और वो फिजिकली एक्टिव हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो उनमें निमोनिया इतनी चांसेस नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई HIV एड्स का मरीज है या किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस है, शुगर का मरीज है, पुरानी शुगर चल रही है या कोई पुरानी बीमारी साथ है, तो उसमें ये कि आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप कैच कर सकते हैं। तो क्या यही वजह है कि डॉक्टर साहिबा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वैक्सीनेटेड भी होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो निमोनिया है वो हो जाता है, और इसके अलावा कुछ न्यू बॉर्न्स जो हैं उनमें बाय बर्थ ही पाया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है कि इनको निमोनिया है या उस वक्त ही हुआ है, यही रीजन है? हाँ देखिए, वो एस्पिरेशन का होता है कि बच्चे ने अगर माँ के पेट में उसके कहीं बाहर या एस्पिरेट कर गया, खाते हुए बच्चा फीड करवाते हुए सांस की नाली में कोई चीज चली गई है, तो दैट कैन कॉज एस्पिरेशन निमोनिया। तो ज्यादातर बच्चों में और बुजुर्गों में भी ये चीज कॉमन होती है, जो एस्पिरेट कर जाते हैं जब वो, तो जो निमोनिया कॉज होता है उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। तो वो कॉमन होता है बच्चों में और बुजुर्गों में। तो डॉक्टर साहब अभी आप खाने पीने की बात कर रही थी, क्या खाया पिया जाए इस सूरत हाल में? अच्छा देखिए, ताज़ा फल और सब्जियां, जंक फूड अवॉइड करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि जो नेचुरल चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें, उसकी तरफ जाएं। बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक है, बड़ी सिंपल सा एक फार्मूला है कि घर का खाना खाएं। हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपना बाजार से खाने की बजाय, क्योंकि आपको बाजार में नहीं पता क्या सोर्स है, किन हाथों से बना है, कौन सी तेल इस्तेमाल किया गया, घर का खाना खाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं जिनमें एक निमोनिया भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सादिया खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने बताया है कि घर का खाना खाना चाहिए लेकिन बच्चों को समझा सकता, हम समझ सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ सकते, उन्होंने जंक जरूर खाना होता है, लेकिन फिर भी जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, और जिस स्टेज पर आपको लगता है कि कुछ मामला बिगड़ रहे हैं या टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, डॉक्टर साहिबा ये कह रही है कि फौरी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उतनी ही फेफड़ों की जो कंडीशन है वो खराब हो सकती है। अभी हम जाएंगे जी छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे क्रिकेट की, तो भारत की हरधर्मी और सियासतगर्दी इस वक्त भी जारी है। वो खेलों में भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होने जा रही है और इस बात से अंदाजा लगाएं तकरीबन 100 दिन बाकी हैं और इस वक्त भी उनकी हरधर्मी बरकरार है। शेड्यूल पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, मगर तासुब पसंद मोदी सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। भारत के इनकार पर हुकूमत पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उसका फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। इस पर गौर किया जा रहा है और हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने हाइब्रिड मॉडल को नाकाबिल कबूल करार देते हुए वाज़े किया है कि वो इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएगी। क्या होगी आखिरी हद, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भारतीय हरधर्मी का हर फोरम पर मुकाबला किया जाएगा, ये फैसला हो गया है। दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, भारत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए और ज़राए के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अदम शिरकत पर हुकूमत ने फिर मुतबादिल जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर शुरू कर दिया है और भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाया जा सकता है। एक और बात भी अगर याद कराएं आपको तो 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका में खेलने से इनकार किया था और 2003 में न्यूजीलैंड ने कीनिया और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया था। आईसीसी ने इनकार करने वाली टीमों के जो मैचेस हैं उसमें जो ओपोनेंट टीम्स हैं उनको पॉइंट्स दे दिए थे। तो ज़राए के मुताबिक पीसीबी का आईसीसी में ये मौक़िफ़ होगा कि माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया तो इन मिसालों की बुनियाद पर पाकिस्तान एक सख्त जो स्टांस है वो अपनाएगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना मौक़िफ़ जो है क्या वो मनवा पाएगा, कामयाब हो पाएगा। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ऑफ क्रिकेट नन अदर देन मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना, आपको भी और अली आपको भी सुबह खैर। बिल्कुल खैरियत से हूँ, बड़े दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है। जी, फाइनली वी गॉट द चांस। अच्छा मिर्जा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम इधर स्टेडियम्स तैयार करवा के थक गए हैं, इंडिया कह रहा है जिन्होंने आना नहीं है, कि क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? देखिए, अब है ना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तो अब यही लग रहा है, क्योंकि आप जो कह रही थी ना, ये किसी को ऐड नहीं कर सकते, श्रीलंका को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आईसीसी गवर्निंग बॉडी है। पाकिस्तान के कहने पर थोड़ी होगा कि फला टीम को आप रख लें, फला को निकाल दें। अब आईसीसी जो है उसने वो ईमेल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेज दी कि जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तानी हुकूमत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया कि क्या करना है, पाकिस्तान जाए। अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में, जिसके इम्कानात कम नजर आते हैं कि भारत के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2023 से 2027 तक 4 साल के जो टेलीविजन राइट्स बेचे हैं आईसीसी ने, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के हैं। तो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के जब राइट्स बेचे तो उस वक्त जो टीवी राइट्स होल्डर्स थे उनसे ये मुआहदा हुआ कि हर टूर्नामेंट में आईसीसी के पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जरूर होगा, एक मैच जरूर होगा और फिर वो फाइनल में पहुंचते तो वो दूसरा मैच हो जाएगा। तो अब अगर इस तरह से होता है कि भारत नहीं खेलता या पाकिस्तान नहीं खेलता तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो आईसीसी बिल्कुल मिर्जा साहब के ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हो जाएगा ये टूर्नामेंट। अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी डिस्टॉर्शन चल रही है, लेकिन राब्ता बहाल हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा, आप थोड़ा सर्जरी करें, डॉक्टर आपको कहते हैं क्रिकेट का, तो सर्जरी करके बताएं कि ये जो कौमी तशख़्ख़ुस बहाल होता है हमारा ऐसे फैसलों से, बल्कि उनके नारों से भी, सिर्फ अगर आप अमल दरामद ना भी करें तो आपको लगता है कि इस पे अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि प्रेशर में गिव इन कर देते हैं। हमारी पीसीबी जो है वो अक्सर फैसलों का ऐलान तो कर देती है लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं करती। इस बार क्या करना चाहिए? देखिए अली, इस मरतबा डट कर खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत हो गई, भारत ने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत
हम ले लिया। पिछले बरस हमारी टीम जो थी हाइब्रिड मॉडल पर हम खेलने पर तैयार हो गए। एशिया कप की मेजबानी हमारे पास थी। तो मेरे ख्याल में इस मर्तबा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, तो इसका मतलब है नहीं खेलेंगे। और अगर नहीं खेलते तो आईसीसी उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पर गौर कर रहा है। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। तो अब इस पर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार होता है या नहीं होता? गेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो क्या फैसला करते हैं। फिर भी पाकिस्तानियों के लिए तो एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी भी तो देखना चाहते हैं ये सारे मैचेस। तो जहां पर आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर जब ये खेल होते हैं लोग देखने जाते हैं, पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए थी ये। देखिए, जंग जोश से नहीं होश से लड़ी जाती है। और अगर आप होश से काम नहीं लेंगे, जज्बाती हो जाएंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे और नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल हो गया ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी जो है वो $6 मिलियन से ज्यादा देती है 6 महीने के। तो आप अंदाजा लगाएं, $12.5 मिलियन तकरीबन मिलते हैं 1 साल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस होगा। हमें जज्बात पे बजाय अक्ल से काम लेना होगा। हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से वे आउट निकालें कि पाकिस्तान को मेजबानी भी पाकिस्तान के पास रहे, हमारा माली नुकसान भी ना हो, और भारत को भी हम ये आंखें दिखाएं कि हम जो है वो एक ऐसी कौम है जो अपना तशख्खुस बरकरार रखना चाहती है। अच्छा, तो मिर्जा साहब, जिस तरीके से अभी आप भी कह रहे हैं कि स्टांस जो है वो सख्ती जो मौक़िफ़ है इस पर डटे रहना चाहिए पाकिस्तान को, तो क्या कोई असर पड़ेगा आईसीसी पर? क्योंकि ऑलरेडी आईसीसी भारत के हाथों में ही है पहले से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ना, आईसीसी पे असर पड़ना चाहिए। अगर सपोज पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, पाकिस्तान नहीं खेलता, तो फिर क्या होगा? जो फाइनेंशियल लॉस होगा, उस फाइनेंशियल लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाएगा? आप मुझे ये बताएं ना, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? जो दीगर ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, जिनको पैसे, अगर उनके पैसे चैनी की फिजा पैदा होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस पर बड़े गौर से जो है सारी चीजों पर गौर करना होगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान कह रहा है, पीसीबी कह रहा है कि हम इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। ये आखिरी हद क्या हो सकती है? देखिए, आखिरी हद यही है अली कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे जहां भारत के मैचेस हो। जो पहले भी मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि कहीं पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत से नहीं खेलेगी। अगले बरस एशिया कप भारत में होना है, उससे अगले बरस 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को करना है। पाकिस्तान की विमेन टीम भी है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी है। फिर पाकिस्तान मुकम्मल बॉयकॉट करेगा। अच्छा, तो मेरे साउथ अफ्रीका को। अच्छा मिर्जा साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ गया था, आप काइंडली रिपीट कर दीजिएगा लास्ट में जो अभी आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आईसीसी अब सर जोड़ के बैठेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो जो फाइनेंशियल लॉस होगा, एक तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी से कहेंगे कि हमें नुकसान हुआ है, इसको कंपनसेट करें। दूसरे, जब बजट कम हो जाएगा तो जो छोटे ममालिक हैं आईसीसी के, जिनको आईसीसी फंडिंग करता है, तो उनमें भी बेचैनी की फिजा पैदा होगी। तो उससे आईसीसी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जैसा 1 दिसंबर का मसाइल पैदा होंगे। अब इस मामले को आईसीसी ही ना टैकल कैसे करता है, ये देखना होगा। क्वेश्चन तो वाकई यही है। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से हम अगर आगाज से ही देखें तो अफवाहें तो भारत की तरफ से उड़ाई जा रही थी शुरू से ही कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान में खेलने के लिए, और हमने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, अपने स्टेडियम्स बनवाने शुरू कर दी, अच्छी खासा जो इन्वेस्टमेंट है उन पर की। आपको नहीं लगता कि आगाज में ही अगर ये हमें हिंट मिल गया था या लग ही रहा था, तो पहले से ही जिस तरह से अभी आप साउथ अफ्रीका का वेन्यू बता रहे हैं, तो आगाज में ही इसको कुछ तब्दील कर लिया जाता? और अभी जो करंट सिनेरियो है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास? देखें, जब अलॉट किया था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने, तो
सारे रुकन ममालिक ने उस पर दस्तखत किए थे और वो टूर्नामेंट था। अब या तो और बीच में आपने देखा आईसीसी का एक सिक्योरिटी वफ्द भी आया पाकिस्तान, वो ग्राउंड की रेनोवेशन का जायजा लेने के लिए भी आईसीसी का वफ्द आया। तो ये सारी चीजें जो पहले से हो रही थी, लेकिन भारत की नीयत साफ नहीं थी। और वो जो थे वो डायरेक्ट तो नहीं उनका कोई बीसीसीआई का ऑफिशियल कह रहा था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड जराए के जरिए कि अपने मीडिया के जरिए ये कह रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और फिर सोने पे सुहागा से चंद रोज कबल जो उनका मेन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है पीटीआई, उसके जरिए खबर छपी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। तो अब इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं था। आखिरी लम्हे पर जबकि 100 दिन रह गए थे, भारत जो है वो ये कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। अगर पहले कहता, इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शुरू से फोर्स ही करना चाहिए था, एक मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए था। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ हर काम के करने में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी देर की। अगर पहले से मुबारक के साथ बातचीत करते, आईसीसी पर प्रेशर डालते, तो शायद कुछ बेहतर हल करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए बात की 12 अरब स्टेडियम की रेनोवेशन पे, कराची, लाहौर और रावलपिंडी की। तो अब क्या होगा, बहुत सारी चीजें हैं और अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। शायकीन क्रिकेट चाह रहे हैं कि प्रेशर भी इन पर बढ़ रहा है और वो चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। मुल्क से भी प्रेशर तो होना चाहिए। शायकीन क्रिकेट तो इधर भी बहुत बड़ी तादाद में है और ज़्यादातर को तो चांस ही नहीं मिलता बाहर जाकर क्रिकेट देखने के। अगर साउथ अफ्रीका में होगा, कितने लोग टिकट खरीद कर वहाँ जाएंगे और उसको देखेंगे। तो ये बताइएगा मिर्ज़ा साहब, अभी हमारी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि पहले भी ये ऑप्शन मौजूद था। अगर मौजूदा हुकूमत या नवाज शरीफ की जानिब से मोदी सरकार को कोई टेलीफोन जाएगा तो शायद उससे भी कोई हल निकल आएगा। आप देखते हैं ऐसा कोई हल मुमकिन है? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद हुकूमत है भारत में और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होकर रह गए। बायलैटरल सीरीज नहीं होती, सिर्फ आईसीसी के जो इवेंट होते हैं वो होते हैं। आप अंदाजा लगाएं ना कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जो आईसीसी और के जो इवेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 8 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 13 T20 हुए। वो सब आईसीसी के मेजर इवेंट्स में हुए या एशिया कप में हुए। तो इसको अगर आप ध्यान में रखें तो मेरे ख्याल में कि अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि डिप्लोमेसी, आपको याद होगा डिप्लोमेसी हमने जियाउद्दीन जयपुर चले गए थे, जियाउल्लाह अचानक। फिर डिप्लोमेसी हमने परवेज मुशर्रफ मरहूम के दौर में भी की थी, जब वो 2004-5 में दिल्ली चले गए थे मैच में। चूंकि मोहसिन नकवी साहब एक ताकतवर वजीर है मौजूदा हुकूमत के, तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत को कन्विंस करें कि कोई ना कोई वे आउट निकाला जाए इसका। अब देखते हैं क्या होता है, निकालते हैं, देखते हैं हम। लेकिन मिर्ज़ा साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि क़यादत जो आईसीसी की है वो जा रही है जे शाह के पास, बीसीसीआई के जो इस वक्त चेयरमैन है। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ असरअंदाज हो सकता है इस फैसले पर भी जो अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी करने वाला है? जय शाह ने अली अपना बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला है कि वो दिसंबर में बनेंगे और नवंबर में ये सारी चीजें हो रही हो चुकी होंगी। और आईसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इसीलिए लोग इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते, लोग इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। और बेशतर ममालिक, चाहे आप अफगानिस्तान को देख लें, आप चाहे आप श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश को देख लें, और ये सब जो है भारत के साथ है। तो उस सूरत में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरीके से मामलात को आगे ले जाएगा। ठीक है मिर्जा साहब, ऑस्ट्रेलियन जो T20 सीरीज है उस पर हम आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी सेगमेंट का वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार और डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी हमें कहते हैं जी, हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है भारतीय ना की भेंट चढ़ जाएगी, खदशा तो लग रहा है। और इस वक्त मिर्जा साहब यही कह रहे थे कि जो स्टांस सख्त किस्म का अपनाया है हुकूमत ने, पीसीबी ने, इस पर डटे रहना चाहिए वरना बात नहीं बनेगी। हम जाएंगे जी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर लातादाद गीतों और नज़मों के खालिक अहमद राही के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। आप 12 नवंबर 1923 को अमृतसर में पैदा हुए थे। अहमद राही का असल नाम गुलाम अहमद था और वो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए थे और एक मैगज़ीन में बतौर एडिटर वो मुलाजमत किया करते थे। 2 किताबें भी उन्होंने लिखी। अहमद राही की शायरी में हिजर, तन्हाई और उदासी की आकासी है और अहमद राही ने 1970 में फिल्म हीर रांझा के गीत लिखे थे जिनमें सबसे खूबसूरत
खूबसूरत उनका गीत सुन वंजली दी मिठरी तान भी शामिल था। अहमद राही ने 42 पंजाबी और 9 उर्दू फिल्मों के गीत लिखे। अहमद राही की गिरां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अहमद राही 2 सितंबर 2002 को खालिक हकीकी से जान से अहमद राही साहब को उनके बर्थडे पे छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने पेश किया। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।